हैं। ग्रुप्स में इररेलेवेंट मैसेजेस को अवॉइड किया करें, स्पेशली जब क्लास स्टार्ट होने वाली हो। अब लिंक ऊपर चला जाता है, लिंक मिलता नहीं है, बाद में मेरे सर खाते हैं सारे आके कि लिंक कहाँ पे है। स्पेशली जब क्लास का टाइम हो तो इररेलेवेंट मैसेजेस ना। ये नहीं जी, ज्वाइनिंग लिंक होगी। वैसे भी इररेलेवेंट मैसेजेस आप लोगों को करने ही नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का तो बताएं, अगर नहीं है तो हम आगे चलें। कोई सवाल नहीं किसी का? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट नहीं है। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव की स्लाइड आगे शुरू हो रही है, यहाँ तो रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो गए थे। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव तो ये हैं आगे से, ये और ये। सेकंड पॉइंट में क्या कंफ्यूजन है एग्जांपल्स के? तो भाई जल्दी सवाल पूछ लो, मैंने आगे भी चलना है। क्या सेकंड पॉइंट में कंफ्यूजन है? जब आप बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, पता है किस बैंक से किसके पैसे जा रहे हैं, किस बैंक से किसके पैसे आ रहे हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन होगी। कैश में करोगे टैक्स लगेगा, बैंक के जरिए करोगे डॉक्यूमेंटेशन होगा। मूवेबल एसेट से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जिसके पास ज्यादा मूवेबल एसेट्स हैं, मतलब जिसके पास महंगी गाड़ी है, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, जिसके पास नहीं है उसके पास टैक्स नहीं लगा रहे। जी जनाब, आगे चलें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज की, कि जब टैक्स लॉज हमारे मुल्क में बनते हैं या कोई भी दुनिया में टैक्स लॉज वगैरह बनाए जाते हैं तो वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर, कुछ असूलों के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। कुछ असूलों के ऊपर उनकी बुनियाद रखी जाती है। जैसे एडम स्मिथ भाई साहब जो है थे, उन्होंने अपनी एक बहुत अलमशहूर मारूफ किताब में कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए थे कि अगर आपने कंट्री में कोई भी टैक्सेशन सिस्टम रन करना है, वो इन कैनन्स के ऊपर, इन असूलों के ऊपर, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर क्या होना चाहिए, बेस करना चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑन है? रिकॉर्डिंग ऑन है। अब वो कौन कौन से हैं जो मेन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है? एक है कैनन ऑफ इक्वालिटी, एक है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, एक है कैनन ऑफ कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, और दूसरा है आखिरी कैनन ऑफ इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। अब इक्वालिटी का मतलब क्या है? अगर आपने कोई टैक्सेशन सिस्टम बनाना है, आपने कोई टैक्सेशन सिस्टम अपने मुल्क में राइज करना है, मुल्क में लेके आना है, वो टैक्सेशन सिस्टम इक्वालिटी पे बेस करना चाहिए। इक्वालिटी का मतलब क्या है? कि आपने हर बंदे से टैक्स निकलवाना है उनके इनकम के मुताबिक। मीन्स अगर एक छोटा बंदा है जो कम पैसे कमाने वाला है, इससे भी टैक्स निकाल, और एक अमीर बंदा है उससे भी क्या करना है, उससे भी आपने टैक्स जो है वो लाजमन निकलवाना है। लेकिन इससे उसकी इनकम के मुताबिक, इससे इसकी इनकम के मुताबिक। तो अगर जो पैसे कम कमा रहा है उससे आप टैक्स लें, लेकिन कम ले लें। जो टैक्स ज्यादा कमा रहा है उससे आपने टैक्स जो है वो ज्यादा लेना है। और टैक्सेस हमेशा प्रोपोर्शनल टू इनकम होने चाहिए, मतलब परसेंटेजेस में टैक्स लगाने चाहिए। एक अच्छे सिस्टम में ये होना चाहिए। फिर दूसरा, सर्टेनिटी होनी चाहिए। आपसे सवाल है कि अगर आपको सर्टेन ना हो, आपको ना पता हो कि टैक्स कितना पे करोगे, तो क्या कभी कोई टैक्स पे करने जाएगा गवर्नमेंट को? आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करने गए हैं, आपने कहा ये टैक्स पे करना है, वो कहे भाई इतना पे कर दो, आप कह रहे हैं भाई कितों कहाँ से? मतलब अगर आपको अमाउंट कंफर्म ही नहीं है, यू डोंट नो अबाउट द अमाउंट विच यू आर गोइंग टू पे, तो कभी भी टैक्स पे नहीं होगा। हाँ, अगर सर्टन है, मुझे पता है यार मैंने इतने पैसे पे करने, मैं अगर पे कर दूंगा जान छूट जाएगी, कन्वीनियंट होगा। तो अच्छे सिस्टम में या कोई भी टैक्सेशन सिस्टम है वहां पे सर्टेनिटी होती है। हमें पता होता है कि हमने कितनी अमाउंट पे करनी है और कितनी अमाउंट हमने पे नहीं करनी, फुल एक सर्टेन चीज होती है। जब वो सर्टेन होगा तो वो एक अच्छा सिस्टम है, लोग जाके इजीली अपनी अमाउंट, अपना टैक्स जो है वो क्या कर सकते हैं, वो पे कर सकते हैं। उसके बाद है कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। आप खुद बताएं, एक बंदा, एक पाकिस्तानी वतन की मोहब्बत में शर्मसार हो के टैक्स पे करने जाता है,
और जाके टैक्स की लाइन लग जाता है, एक लंबी लाइन लगी हुई है धूप के अंदर जहां लोग टैक्स पे कर रहे हैं, और जहां ना पे साया है ना कोई वहां पे पानी का बंदोबस्त है, कुछ भी नहीं है, तो क्या वो बंदा टैक्स पे करेगा? या उसको देखा देखी बाकी लोग जाके टैक्स पे करेंगे? अगर टैक्स पे करना मुश्किल हो जाए, प्रोसेस मुश्किल हो जाए, जहां पे आपको पेन बर्दाश्त करना पड़े, जहां पे आपको हर्डल बर्दाश्त करनी पड़े, तो क्या आपके लिए वो इजी होगा? कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके लिए ये मोड ऑफ कन्वीनियंट कर दिया जाए कि आप जाएं, एसी लगा हो, सुकून से कंफर्टेबल चेयर पे बैठे, आपको पानी ऑफर किया जाए, चिल माहौल में आप जाके ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें या बैंक के जरिए ट्रांसफर कर दें या कैश दे दें, आप पे करें, आपको थैंक यू की रिसीट मिले, वहां पे रिसेप्शनिस्ट जो है वो आपको देख के स्माइल करके ट्रीट करे, मतलब फुल टाइम, और आप कॉफी मांगे कॉफी मिल जाए, पानी मांगे पानी मिल जाए, तो क्या दिल करेगा पे करने का? आंसर इज यस। फिर तो आप रोज वहां पर टैक्स पे करने पहुंचे होंगे, खासतौर पर कुछ मखसूस कौम के लोग जो होंगे, वो तो कहेंगे हम तो सोते जागते हम टैक्स पे करेंगे, हम तो ख्वाबों का भी टैक्स जो है वो पे करेंगे अगर हमें ये प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया। तो एक अच्छे सिस्टम में जो पेमेंट्स हैं वो बड़ी कन्वीनियंस होनी चाहिए। आप टैक्स पेयर के लिए आसानियां पैदा करो, टैक्स आपको ज्यादा कलेक्ट होगा। अगर तुम टैक्स पेयर के लिए आसानियां पैदा करोगे, आपको टैक्स जो है ज्यादा कलेक्ट होगा, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में अभी नहीं होता। और इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन का मतलब क्या है कि नंबर वन, आपने इतना टैक्स कलेक्ट करना है जितना किसी बिजनेस के लिए, जितना किसी पर्सन के लिए अफोर्डेबल हो, वो बड़े हंसी खुशी से टैक्स पे कर सके। वो ना हो कि एक बंदा 100 रुपया कमाए और आप उससे 80 रुपये सॉरी यार, मेरा तबीयत जरा खराब है, 2-3 दिन हो गए हैं। करंटली एज ऑफ टुडे मुझे 102 बुखार और मैं क्लास करा रहा हूँ, तो खांसी को थोड़ा आप लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। एक बंदा है, उसने 100 रुपया कमाया है और आप उससे 80 रुपये टैक्स ने लेके चले जाएं, तो क्या वो बंदा आपको फ्यूचर में टैक्स पे करेगा? नहीं करेगा। उसने कहना है भाई मैं पागल हूं, मैं कमाऊं, मैं कमाता ही नहीं हूँ, मैं जाके लंगर खाने में बैठ जाऊंगा, मैं जाके एहसास प्रोग्राम में पल जाऊंगा, मैंने पैसे नहीं कमाना। आपने सारे उसके पैसे निकाल के ले गए हैं। दूसरा जो है आपका सिस्टम जहां पे कलेक्शन हो रही है, अगर आपने 100 रुपया कलेक्ट किया है और आपका उस कलेक्शन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा 20 रुपये आया है, इसका मतलब आपको 80 रुपये जो है वो सेव हो गए हैं, ये आपके बच गए हैं। लेकिन अगर आपने कमाया हो 100 रुपया और 100 रुपया कमाने में 120 खर्चा आया हो, तो क्या वो आप लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा? वो कभी भी कन्वीनियंट नहीं होगा। तो हमेशा हमने देखना होता है कि जो हमारा कलेक्शन सिस्टम है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, हमारी कलेक्शन ज्यादा होनी चाहिए और हमारे एक्सपेंसेस जो है वो कम होने चाहिए, ताकि हमें नेट बेनिफिट होना चाहिए। हम हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम उसको लेके चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो कोई भी अच्छा सिस्टम, कोई भी एक अच्छा सिस्टम जो है वो इन 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस कर रहा था। तो ये हमारे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है, कैनन्स ऑफ इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। ठीक है। आगे चलते हैं। अब है प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्स। लेवी का मतलब क्या होता है? एनीवन? कोई 30 मार खान। लेवी का मतलब क्या होता है? इम्पोज करना, अप्लाई करना, लागू करना, चार्ज करना। ठीक है। मतलब गूगल बाबा जिंदाबाद। अगर इस दुनिया में गूगल ना होता तो हम सारे के सारे अनपढ़ जाहिल होते। वाह। अब जो हम टैक्स लागू कर रहे हैं, जो टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है, वो इन 3 प्रिंसिपल्स में से किसी ना किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता होगा। मतलब इस दुनिया में अगर कोई भी टैक्स लगाया जा रहा है, किसी भी बंदे को टैक्स लगाया जा रहा है, वो इन 3 में से किसी ना किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर क्या होगा, बेस कर रहा होगा। अब वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं उनको हमने देखना है। सबसे पहले आता है बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल क्या कहता है कि तुम जितना हुकूमत से बेनिफिट ले रहे हो,
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी प्रोपोर्शन में तुम्हें टैक्स पे करना चाहिए। अगर ज्यादा बेनिफिट ले रहे हो ज्यादा टैक्स दो, अगर कम बेनिफिट ले रहे हो कम टैक्स दो। ये है बेनिफिट प्रिंसिपल। जिस प्रोपोर्शन में आप गवर्नमेंट से डायरेक्ट बेनिफिट्स लोगे उसी प्रोपोर्शन में गवर्नमेंट को क्या देना है, आपने टैक्स पे करना। अब आप खुद बताएं, आपके गली मोहल्ले में एक दुकानदार जो बैठा हुआ है और एक कंपनी चला रहा है, ज्यादा टैक्स कौन गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा, वो दुकानदार के वो कंपनी वाला? प्रैक्टिकली बताऊं, प्रैक्टिकली दुकानदार पे कर रहा होगा। लेकिन इसका फैसला होगा उनकी बेनिफिट्स की कैपेसिटी पे। अब जो दुकानदार है, जो कंपनी, जो गली मोहल्ले में बैठा हुआ है, वो गवर्नमेंट से इतने मालियत के बेनिफिट्स नहीं ले रहा होगा, उस पर नॉर्मल टैक्स लग रहा है। लेकिन जो कंपनी बैठी हुई है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से बेनिफिट्स ले रही है, सब्सिडीज ले रही है, लोन ले रही है, सस्ते लोन ले रही है, टैक्स माफ करवा रही है, टैक्स क्रेडिट्स ले रही है, ऐसे ही है ना। तो जो ज्यादा बेनिफिट्स ले रहा होगा उसके ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगाएगी गवर्नमेंट, जो कम ले रहा होगा उसके ऊपर टैक्स भी क्या करेगी गवर्नमेंट जो है वो कम लगा रही होगी। तो पहला प्रिंसिपल है बेनिफिट प्रिंसिपल। दूसरा है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या कहता है? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहता है कि भाई जो तुम्हारी हैसियत है, जो तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी है, जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो उसके मुताबिक क्या करो, उसके मुताबिक टैक्स पे करो। तो इसका मतलब जिसके पास इनकम ज्यादा है उससे टैक्स भी ज्यादा लिया जाए, जिसके पास इनकम कम है उससे टैक्स भी क्या लेना चाहिए, कम लेना चाहिए। इनकम ज्यादा होती जाए आप टैक्स रेट ज्यादा करते जाए, टैक्स ज्यादा कलेक्ट करते जाए। इनकम कम होती जाए आप टैक्स रेट जो है वो कम करते जाए, इवन कुछ इनकम के बाद आप टैक्स ना ले। तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कि जितना लोग इजीली पे कर पाए, जितना लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी हो, उसके ऊपर ये क्या करना चाहता है, ये बेस कर रहा होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो आपका एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहा होता है। जो कम पैसे कमाता है वो कम टैक्स देता है अपनी इनकम के ऊपर, जो ज्यादा पैसे कमाता है वो अपनी इनकम के ऊपर ज्यादा टैक्स पे कर रहा होता है। और तीसरा प्रिंसिपल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहता है सबको एक ही रेट पे टैक्स लगा दो। हमारे लिए कानून में हर बंदा बराबर है, अमीर गरीब भूखा नंगा, बड़े पेट वाला छोटे पेट वाला, गंजा हो सिक्स पैक्स वाला हो, जो भी हो सारे बराबर है। हर एक के ऊपर एक यूनिफॉर्म रेट पे टैक्स लगा दो। उनकी इनकम है, उनकी वेल्थ है, उनकी ट्रांजैक्शंस है, कुछ भी है, वो एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर टैक्स होनी चाहिए। ये ना हो कि जो ज्यादा पैसे कमा रहा है उस पर ज्यादा टैक्स लगा लो, जो कम पैसे कमा रहा है कम टैक्स। नहीं, रेट एक ही लगा दो, हर बंदा उसमें हो, अपने मुताबिक टैक्स ले रहा हो। जैसे सेल्स टैक्स है, अब खुद बताओ सेल्स टैक्स जो है, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स नॉर्मली लग रहा होता है आपके खर्चे के ऊपर, आपकी स्पेंडिंग के ऊपर। अमीर आदमी ज्यादा खर्चा करता है कि गरीब आदमी ज्यादा खर्चा करता है अपनी गुड्स के ऊपर? अब जाहिर बात है गरीब आदमी कम कमाता है। गरीब आदमी कम कमाता है तो गरीब आदमी खर्चा भी क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है, ऐसे ही है। और अमीर आदमी ज्यादा कमाता है वो खर्चा भी ज्यादा कर रहा होता है। अब चूंकि जिसकी स्पेंडिंग ज्यादा है उससे टैक्स ज्यादा निकलेगा। गरीब जो है वो बेचारा महीने में एक दफा लेज खाएगा, अमीर जो है वो रोज लेज खा रहा होगा। तो जितने टाइम्स वो लेज खाएगा पर नंबर ऑफ लेज उससे गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी। गरीब एक दफा खा रहा है उससे एक दफा टैक्स ले लिया। तो जो ज्यादा अर्न करेंगे, ज्यादा स्पेंड करेंगे, ज्यादा स्पेंड करेंगे, गवर्नमेंट उनसे ज्यादा टैक्स लेगी। जो कम अर्न करेंगे वो कम स्पेंड करेंगे लेकिन गवर्नमेंट उनसे कम टैक्स लेगी, बट टैक्स एक ही रेट पे ले रही है।
अगर वो जाके लेस परचेज करेंगे तो लेस के ऊपर टैक्स हुकूमत 17% ही ले रही है। अब तुम एक दफा खाओ या तुम 10 दफा खाओ, टैक्स तुम्हें इसके ऊपर ही पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा कहलाता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। तो हमारे मुल्क में आप कोई भी टैक्स लॉ पकड़ ले, वो इन तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर, इन तीनों में से किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहा होगा। बेनिफिट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अफोर्डेबिलिटी प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पास्ट पेपर में। पेपर में क्वेश्चन है पास्ट पेपर का, डिस्कस द प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्स। और ये आपने रट्टे नहीं मारना, वो ना हो कि आप लोग बाद में जैसे मदरसे बच्चे बैठ के ऐसे हिल हिल के रट्टे मार रहे होते हैं, वैसे रट्टे मार रहे हो। समझ आ गया? अपनी वर्डिंग में लिख देना, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। पूरे टैक्स में जो आपका कंप्लीट टैक्स का सिलेबस है ना, उस कंप्लीट टैक्स के सिलेबस में जो चीज रट्टे मारने वाली है, जो क्रैम करने वाली है, वो सिर्फ 10 से 12 डेफिनेशन है। मतलब ये रट्टा मार के एज इट इज पेपर में प्रोड्यूस करना है। अगर वो आ गई, वो 10 से 12 डेफिनेशन है या 15 कर लें आप, सिर्फ इतना रट्टे वाला सीन है। बाकी सारा सारा जो है वो आपने समझ के अपनी अंग्रेजी में लिखना है। अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको याद हो ओरिएंटेशन रीजंस ऑफ फेलियर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ थी, समझ के अपनी वर्डिंग पे लिखना सीखना है, पेपर पास हो जाएगा। ठीक है? और वैसे भी आपको कल आपका टेस्ट स्केड्यूल जो है था वो शेयर हो गया था, तो उसके लिए जरा तैयार रहिएगा आगे जाके। अच्छा जी, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ टैक्सेस। कि टैक्सेस की इकसाम कौन सी है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में नहीं, वैसे भी ओवरऑल 3 किस्म के टैक्सेस हैं जो हमारे लग रहे होते हैं, एक प्रोपोर्शनल, एक प्रोग्रेसिव, एक रिग्रेसिव टैक्स। इन तीनों को ना मैं ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में हम अंग्रेजी पे आते हैं। ये ग्राफ आपने पेपर में ड्रॉ कतअन नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं इनकम, यहाँ पे हम ले लेते हैं टैक्स। अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, ये वाला, इस ग्राफ का मतलब क्या है कि इनकम बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है। ये वाला, इस लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस तरफ इनकम इंक्रीज हो रही है, इसके ऊपर टैक्स इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। देखो ना, यहाँ पे 10 रुपये इनकम है, यहाँ पे 100 रुपया है, यहाँ पे 500 है, तो यहाँ पे टैक्स भी बढ़ता जाएगा। एक होगा इनकम जितनी मर्जी बढ़ ले, टैक्स कांस्टेंट है। 10 कमा रहे हो, 100 कमा रहे हो, 500 कमा रहे हो, टैक्स चेंज नहीं हो रहा। एक ये है, और तीसरा आएगा आपके पास ये वाला, इनकम बढ़ रही है लेकिन टैक्स कम हो रहा है। जो 3 स्लॉप्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ना, ये आपके टैक्स की टाइप्स हैं। ये जो है ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं फ्लैट टैक्स या प्रोपोर्शनल टैक्स। फ्लैट टैक्स या प्रोपोर्शनल टैक्स कौन सा टैक्स होता है कि आपकी इनकम जितनी मर्जी हो जाए, कम ज्यादा, उससे कम, उससे ज्यादा, आपने टैक्स एक रेट के ऊपर ही पे करना है। 100 कमा रहे हो, 10 कमा रहे हो, 20 कमा रहे हो, 70 कमा रहे हो, करोड़ कमा रहे हो, टैक्स आपका एक रेट के ऊपर ही पे होगा। इसे हम कहते हैं फ्लैट टैक्स या प्रोपोर्शनल टैक्स। दूसरा हमारे पास आता है कि आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका टैक्स भी बढ़ रहा है, इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स बढ़ता जाएगा। तीसरा आता है इनकम बढ़ रही है लेकिन टैक्स कम हो रहा है, इसे हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ये 3 एग्जाम है। ये आपने, अगर आपको ये स्लोप समझ आ गई है, आपको तीनों एग्जाम जो है वो याद हो जाएंगे। जैसे पहला है प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स। इसकी एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, पेपर में आए तो आप इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं।
आप इसको सेल्स टैक्स इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। अब देखो प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स क्या है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, ये टैक्स आपका फिक्स परसेंटेज में ही चार्ज होना है, रिगार्डलेस ऑफ योर अर्निंग, रिगार्डलेस ऑफ योर वेल्थ, आपने टैक्स इसी परसेंटेज पे करना है। कभी आपने जिंदगी में ऐसा देखा है कि जी एक बेकरी है, एक बेकरी पे एक बंदा साइकिल से उतरा है, उससे टैक्स जो है कम लिया गया है रेट के ऊपर, एक बंदा गाड़ी से उतरा है उसका टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिया है, एक बंदा पैदल आया है उसके ऊपर टैक्सी चार्ज नहीं किया? कभी देखा आपने ऐसा? आंसर इज नो। अगर आप जा रहे हो, आपने जाके ब्रेड परचेज करनी है, आप गरीब हो, आपकी कमीज में सुराख है, आपने तब भी टैक्स 17% ही पे करना है। आप बेशक अपने लैंड क्रूजर से उतर रहे हो, तब भी टैक्स आपने 17% ही पे करना है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, जितना मर्जी कमा लो, टैक्स आपने हमेशा फिक्स पे करना है, फिक्स परसेंटेज में पे करना है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रोपोर्शनल टैक्स या इसे हम फ्लैट टैक्स कह रहे होते हैं, जिसकी एग्जांपल सेल्स टैक्स है। ये समझ आती है बात? ये क्लियर है? दूसरा है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स की एग्जांपल में आपकी बात आ जाएगी इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स है कि भाई अगर तुम्हारी आमदनी बढ़ती जा रही है, तुम्हारी इनकम बढ़ती जा रही है, तुम्हारा टैक्स भी जो है वो बढ़ता जाएगा। द मोर यू अर्न द मोर यू विल पे द टैक्स। अब ये है हमारा इनकम टैक्स। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपकी उस इनकम के ऊपर टैक्स भी बढ़ता जाएगा। आप लाख रुपया कमाओगे, उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। आप 4 लाख कमाओगे, टैक्स ज्यादा हो जाएगा। आप 10 लाख कमाओगे, ज्यादा हो जाएगा। इवन फिर स्लैब्स आ जाएंगे, उसके मुताबिक टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो ये हमारा होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। जो ज्यादा कमाएगा वो टैक्स ज्यादा पे करेगा, जो कम कमाएगा वो टैक्स कम पे करेगा, बट पे लाजमी करेगा। ये है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स। तीसरा है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे इसके इम्पैक्ट के लिहाज से। इम्पैक्ट कैसा आएगा इसका वो देखें। आप सिंपल कह सकते हैं रिग्रेसिव टैक्स क्या है। रिग्रेसिव टैक्स जो लो इनकम पीपल है, जो कम कमा रहे हैं, उनको ज्यादा हिट करता है, उनको ज्यादा चार्ज होता है। लेकिन जो हायर इनकम के पीपल होते हैं उनको कम हिट करता है, कम चार्ज होता है। आप इम्पैक्ट के लिहाज से इसको समझिएगा जरा अटेंटिव होके। लाहौर से निकले हैं और इस्लामाबाद जाना है। टोल टैक्स कितने हैं लाहौर इस्लामाबाद, किसी को पता है? 900 कितने? मेरे ख्याल से 980 रुपीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये टोल टैक्स है। साइकिल पे जाना है भाई। अब लाहौर से एक बंदा निकलता है अपनी महरू पे बैठ के, नहीं बॉस पे बैठ के, मींस मेहरान के ऊपर। अब बताएं, मेहरान गरीब लोग ओन करते हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जिनकी बेसिक गाड़ी है वही ओन करते हैं ना। मतलब जिनकी लो इनकम है वो मेहरान वगैरह चला रहे होते हैं। एक बंदा लाहौर से लेता है मेहरान और ट्रैवल करता है इस्लामाबाद। तब इस्लामाबाद पहुंचेगा, इससे 980 रुपये टोल टैक्स जो है वो ले लिया जाएगा। दूसरा बंदा है वो निकलता है अपनी पराडो के ऊपर, वो भी यहाँ पे निकलता है, इस्लामाबाद पहुंचता है, उससे भी 980 रुपये लिया जाएगा। अब जरा बताएं, ये 980 रुपये जो पे हुए हैं, जो 980 रुपये दिए गए हैं, ज्यादा किसको दुखे होंगे? इसका इम्पैक्ट ज्यादा किसको चार्ज हुआ होगा? किसको ये 980 रुपये पे करते हुए दुख हुआ होगा? या किसकी इनकम का ज्यादा प्रपोर्शन है, मेहरान वाले की कि प्राडो वाले की? मेहरान वाले की।
अब ये है हमारा रिग्रेसिव टैक्स कि जो लो इनकम है ना, जो कम कमा रहे हैं, उनको ज्यादा हिट कर रही है, उनको ज्यादा चार्ज हो रहा है। इन दैट सेंस, इन द सेंस ऑफ इम्पैक्ट, क्या हो रहा है, ज्यादा चार्ज हो रहा है। और जो ज्यादा कमा रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, चार्ज उनको भी उतना हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ रहा। उसके लिए क्या है, उन्होंने जाके खाना है बर्गर हार्डिस का, वो वैसे ही पड़ना है उनको 1800 रुपए का, उन्होंने 1000 रुपए का टैक्स पे कर दिया। लेकिन एक गरीब आदमी होगा ना, मेहरान वाला, अगर इसे होगा ना हार्डिस का बर्गर खाने ने, कहना यार बर्गर बर्गर ही होता है, तुम अंडे वाला खा लो। तो दोनों की साइकी में डिफरेंस है, दोनों की अर्निंग में डिफरेंस है। तो गरीब को ये हिट कर रही होगी, अमीर को ये हिट नहीं कर रहा होगा। तो ये हमारा रिग्रेसिव टैक्स होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी तीन इकसाम है, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। तो इम्पैक्ट के लिहाज से हर प्रोपोर्शनल टैक्स रिग्रेसिव है। मतलब सेल्स टैक्स जो है, सेल्स टैक्स रिग्रेसिव भी है। कैसे? देखिए, अमीर आदमी ने भी 17 रुपए सेल्स टैक्स पे किया, गरीब आदमी ने भी 17 रुपए सेल्स टैक्स पे किया। एक वो बंदा जिसकी दिहाड़ी की इनकम 100 रुपया है, उसने भी 17 रुपए पे किया, उसके लिए बड़ा महंगा है। एक वो बंदा जिसकी रोज की अर्निंग लाख रुपया है, उसने भी 17 रुपए पे किया, उसके लिए मैटर ही नहीं कर रहा ये। तो हकीकत में जितने भी प्रोपोर्शनल टैक्सेस हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी प्रोपोर्शनल टैक्सेस हैं वो इम्पैक्ट के लिहाज से रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। आप जो फिक्स रेट के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं, वो लो इनकम वालों को ज्यादा हिट कर रहा होता है एज कंपेयर टू हायर इनकम पीपल। जैसे आप पेट्रोल की बात करते हैं, अब पेट्रोल के ऊपर 10% गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, तो जो मोटरसाइकिलें वाले हैं उनको लग बच जाते हैं, गाड़ी वाले को इतना फील नहीं होता। ठीक है? तो ये तीन इकसाम है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये तीनों क्लियर है सबको? आगे चले। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्लियरली लिखा हुआ था कि हम फिक्स रेट के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। रिग्रेसिव टैक्स में क्लियरली इतना बड़ा स्क्रीन पे लिखा कि हम यहाँ पे इम्पैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इम्पैक्ट के लिहाज से। अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस। ये हमारे मुल्क में जो टैक्स लॉज राइज वगैरह होते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं। पहले बात है, टैक्स इज इनफोर्स कंट्रीब्यूशन। कि टैक्स भाई, हुकूमत आपके आके तरले नहीं मारती। हुकूमत ये नहीं करती कि यार प्लीज अल्लाह के भाई, अल्लाह के बंदे टैक्स दे दो, ये कर दो, वो कर दो ना। हुकूमत आती है, गन पॉइंट पे कहती है टैक्स निकाल वरना निकल यहाँ से। तो इन्फोर्स्ड है, और ये लीगली इन्फोर्स होता है। कानून के तहत गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, गवर्नमेंट टैक्स ले रही होती है। अगर गवर्नमेंट आज आवाज लगा दे कि वो पाकिस्तानी जो अपनी खुशनुदी के साथ, अपने दिल के साथ टैक्स देना चाहते हैं, वो आके हमें टैक्स पे कर सकते हैं, क्या कोई बंदा पाकिस्तान में जाकर टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को? कोई भी नहीं करेगा। एक बंदा भी 1 रुपया पे नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट तरले नहीं करती, गवर्नमेंट तरले नहीं करती, गवर्नमेंट आपसे साहब भी टैक्स पे नहीं करेगी। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट निकलवाती है और बाय लॉ निकलवाती है। उसके अलावा टैक्स जो है वो आप कैश की फॉर्म में या बैंक की फॉर्म में पे कर देते हैं, मतलब चेक वगैरह दे देते हैं। ये नहीं होता कि गवर्नमेंट ने क्या टैक्स पे करो, आपने कहा टैक्स मेरा बनता है 10,000 रुपए का, तो 10,000 के आप आटा ले जाओ और जाकर गवर्नमेंट को जमा करा दो, ऐसे नहीं होता। या आप पे ऑर्डर, आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, ये चीजें नहीं दे सकते। हमेशा कैश के फॉर्म में टैक्स पे होते हैं। टैक्सेस जो होते हैं ये हमेशा प्रोपोर्शनेट होते हैं, मतलब परसेंटेज की फॉर्म्स में लगाए जाते हैं। उसके अलावा टैक्स लेवी होता है आपके इनकम के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर। आपके इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है। टैक्स लगाता कौन है?
स्टेट लगाती है, किस पे लगाती है? उन लोगों के ऊपर या उन प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसकी जुरिस्डिक्शन में, मतलब जो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में चीजें आ रही हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। लेकिन जो लंदन में अगर किसी की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा सकती, वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। टैक्स लगाता कौन है? जो आपके स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट है, मुकन्ना है, ये लॉज बनाती है, ये रूल्स बनाती है, और ये टैक्स वगैरह लगा पर चार्ज करवा रही होती है डिपार्टमेंट के जरिए। और डिपार्टमेंट का नाम हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। और टैक्स लगाया क्यों जाता है? पब्लिक पर्पजेस के लिए, अवाम के लिए ही अवाम से टैक्स लिया जाता है। कितनी अच्छी बात है ना, कि अवाम के लिए ही अवाम से टैक्स लिया जा रहा होता है। और आप लोग इस पे यकीन नहीं करते, आप लोग कहते हैं जी हमारे टैक्स के पैसे खा गए, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा नहीं होता, आप एक डिल्यूजन में रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करके आपके ऊपर ही लगा रही होती है। आपको हॉस्पिटल, स्कूल, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस, फौज, सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो आपसे कलेक्ट लेके आपके ऊपर ही क्या कर रही है? गवर्नमेंट इस टैक्स को लगा रही होती है। तो आपसे लेना है और क्या करना है, उन्होंने आपके ऊपर ही क्या करना है, ये टैक्स लगाना है। तो ये क्या है? टैक्स के फीचर्स होते हैं जो आपने क्या करने होते हैं, जो आपने देखने होते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद एक अच्छे टैक्स सिस्टम के, एक बेहतरीन टैक्सेशन सिस्टम के प्रिंसिपल्स क्या हैं, असूल क्या होने चाहिए? ये चार असूल हैं। पहला है फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल कह सकते हैं आप कैश को, कि कोई भी टैक्सेशन सिस्टम अच्छा उस वक्त होता है जब वो आपके कंट्री की फिस्कल नीड्स, कैश की नीड्स जो है वो पूरी कर रहा हो। मतलब आपकी हुकूमत को, आपकी गवर्नमेंट को जितने खर्चे चाहिए, जितने अखराजात चाहिए, वो पूरे करके दे रहा हो, उतना पैसा, उतना रेवेन्यू रेज करके दे रहा हो जो गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी है अपनी तमाम एक्टिविटीज वगैरह को चलाने के लिए। तो अच्छा सिस्टम क्या होता है कि उतना रेवेन्यू, जितनी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, जितनी गवर्नमेंट की डिमांड है, वो आपको कलेक्ट करके दे रहा हो। दूसरा, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, ये टैक्सेस वगैरह इक्वालिटी के ऊपर बेस करने चाहिए या थ्योरेटिकल जस्टिस के ऊपर। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लोग पे कर सकते हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए, जो नहीं पे कर सकते हैं उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी किसे कहते हैं? कि जो टैक्सेशन सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। जो टैक्स पे कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि टैक्स कितना पे होना है, कैसे पे होना है। और जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जो लोगों को इंसान समझ के मिले, उनको गाइड करे, उनके लिए जहमत ना बने, उनको एक प्रॉपर कन्वीनियंट पब्लिक ऑफिशियल्स मिलने चाहिए। जो मैनर ऑफ पेमेंट है, जो मोड ऑफ पेमेंट है, वो बेहतर होना चाहिए, ताकि टैक्स पेयर को टैक्स पे करना बर्डन ना लगे और वो डिस्करेज ना हो, बल्कि वो जाए और टैक्स पे करके आए। और तीसरा चौथा है कि कंसिस्टेंसी और कंपेटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स होने चाहिए, कि जो आपके इकोनॉमिक गोल्स हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जी आप कहते हैं जी हमारी 5.5 जीडीपी हो, हम इतना रेवेन्यू चाहते हैं, इतनी एक्सपोर्ट्स चाहते हैं, इतनी इंपोर्ट्स करनी चाहते हैं, इतना हम चाहते हैं हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो, इतना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो। तो जितने आपने करंट गोल्स अपने सेट किए हों, ये क्या होना चाहिए? उन गोल्स के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, उन गोल्स के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो कोई भी अच्छा टैक्सेशन सिस्टम इन चार प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस कर रहा होगा। फिजिकली एडिक्वेट होगा, आपकी गवर्नमेंट की नीड्स जो होंगी वो पूरी कर रहा होगा, इक्वालिटी पे बेस करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे फिजिबल होगा, टैक्स पे करना आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा, और कंपैटिबल होगा अपने इकोनॉमिकल गोल्स। तो ये एक अच्छे सिस्टम की निशानी है। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं।
फर्स्ट प्रिंसिपल है फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल कहते हैं कैश, एडिक्वेसी कहते हैं सफिशिएंट होना, आपकी जो नीड्स वगैरह है वो पूरी करना। अब आप खुद बताएं, गवर्नमेंट कहती है जी मुझे 5,000 अरब रुपया चाहिए अगले साल के लिए, और आपका टैक्सेशन सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि वो 1,000 अरब रुपया भी इकट्ठा कर सके, तो क्या वो फिजिकली एडुकेट होगा? क्या गवर्नमेंट के खर्चे पूरे हो सकेंगे उससे? नहीं हो सकेंगे। तो अच्छा सिस्टम वो है कि जो गवर्नमेंट ने जो टारगेट्स रखे हैं, जो गवर्नमेंट की नीड्स हैं, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, जितना गवर्नमेंट को चाहिए उतना रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहा हो। हमारा नहीं होता, हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, हमारे टैक्स कलेक्शन कम है, तो इसलिए हम हमेशा बजट डेफिसिट में चल रहे होते हैं। हमारी डिमांड 9,000 अरब की है, कलेक्शन हमारी 4,000 अरब होती है, बाकी फिर हम लोन ले लू के चला रहे होते हैं। ये हमारे मुल्क का सिस्टम है। उसके बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ टैक्स लॉज राइज हैं। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दूसरे हमारे होते हैं ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। रिमेंबर, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर चार्ज होते हैं, या डायरेक्टली आपकी वेल्थ के ऊपर चार्ज होते हैं। जो ज्यादा पैसे कमाएगा उसका टैक्स लेंगे, जिसकी ज्यादा वेल्थ होगी उससे टैक्स ज्यादा लोगे। और डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं कि आप पर्सन से, आप उस बंदे से खुद टैक्स वसूल कर रहे हैं जिसकी इनकम, जिसकी वेल्थ है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं कि आपकी इनकम या वेल्थ के ऊपर नहीं चार्ज होते ये, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी आपसे निकलवा लेती है, और ये गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्टली निकलवाती है, मतलब आपकी इनकम के ऊपर नहीं ले रही, लेकिन आपकी स्पेंडिंग के ऊपर, आपके खर्चे के ऊपर ले रही है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास इनकम टैक्स आएगा, कैपिटल वैल्यू टैक्स आएगा। इनकम टैक्स चूंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमने इसको डिटेल में पढ़ना है, और इसकी वेटेज 70% है, 70 नंबर का इनकम टैक्स आता है। तो आपको तसल्ली से समझा रहे कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्यों होता है। कैपिटल वैल्यू टैक्स आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पे लग रहा होता है। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट के वक्त पे करनी पड़ती है, एफईडीज हैं, ये कन्वर्जन पे करनी पड़ती है। ये दोनों पढ़ने के लिए आपको C-FAB 5 में जाना पड़ेगा, एडवांस टैक्स में। मतलब आज से कोई 492 सालों के बाद जब आपका सीए इंटर कंप्लीट होगा, उसके बाद 100 साल के बाद आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, गालिबन 650 साल के बाद जब आप C-FAB 5 पढ़ रहे होंगे, तो उस C-FAB 5 में जाके आप कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह पढ़ लीजिए। लेकिन एज ऑफ नाउ आपके सिलेबस में सेल्स टैक्स है, इसकी वेटेज 30 नंबर की है, ये हम पढ़ रहे होंगे, और ये हम प्रोबेबली कल शुरू कर रहे होंगे। तो सेल्स टैक्स जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। जब आप सेल्स टैक्स पढ़ेंगे आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, और इनकम टैक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। तो इनकम टैक्स बीइंग का डायरेक्ट टैक्स ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, और सेल्स टैक्स बीइंग का इनडायरेक्ट टैक्स हमारे सिलेबस का पार्ट है। कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी पढ़ने के लिए और कैपिटल वैल्यू टैक्स पढ़ने के लिए आपको 750 साल का इंतजार करना पड़ेगा C-FAB 5 में जाने के लिए। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म होता है जी जनाब। चैप्टर हमारा पहला खत्म हो गया। पहला ग्रेड जो है था हमारा, उसके मुताबिक ही हमारा चैप्टर था, और इस ग्रेड में से 5 नंबर का सवाल आता है, और प्रोबेबली इस चैप्टर में से 5 नंबर का सवाल आ रहा होता है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे। क्यों भाई, चैप्टर मुश्किल था? इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन का मतलब है कि टैक्स कलेक्शन आपकी इकोनॉमिकल होनी चाहिए। अगर 1,000 रुपये आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो 1,000 रुपया कलेक्ट करने पे खर्चा कम आना चाहिए कि बचत हो। वो ना 1,000 रुपया कलेक्ट किया और कलेक्ट करने पे खर्चा 1,200 रुपया लग गया, तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, 12 आने वाला हिसाब हो जाएगा। पेट्रोलियम लेवी इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स में। इस रनिंग क्विज ऑन दिस चैप्टर टुडे। आई थिंक अभी पास पेपर्स नहीं किए, तो क्विज हम भी कल ही कंडक्ट करेंगे। मैं आप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। सर ये सब वो था जो हम पीआरसी में इकोनॉमिक्स में पढ़ कर आए थे। हेलो जी।
मतलब मेरी पहाड़ी की सारी 2 दिन की एफर्ट आपने खोते कुएं में डाल दी है। यार कौन लोग हो तुम, मेरी जिंदगी खराब कर दी है आप लोगों ने। या अल्लाह, अब तो मुझे फीलिंग आ रही है, टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं। ओहो। चलें जी, अब इस चैप्टर के हम पांच पेपर करते हैं। अभी आप देखिएगा कि इस चैप्टर में से बड़े ना रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, और एक तरह के सवाल है जो इसमें से आ रहे हैं। मैं सारे पांच पेपर डिस्कस कर देता हूँ, और इस चैप्टर को हम फिर साइड पे लगाते हैं। आज खत्म हो जाएगा चैप्टर विद पांच पेपर्स। कल से हम इंशाल्लाह सेल्स टैक्स पे स्टार्ट करके बैठे होंगे। और सेल्स टैक्स आपने पीआरसी में नहीं पढ़ा होगा, और सेल्स टैक्स ने आपके साथ वो करनी है कि आपको पीआरसी क्या, आपको एबीसी भी सारी भूल जानी है। फिर आप उस वक्त कह रहे होंगे कि टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं। आज तो मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर आपको उस वक्त चलेगा पता। चलिए जी, ये ऑटम 21 का क्वेश्चन है। अटेम्प्ट का नंबर ऊपर मेंशन है, किस अटेम्प्ट में सवाल आया है। ऑटम 21 में सवाल आया है, 5 नंबर का सवाल है इसी चैप्टर में से। स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। वैसे ये सवाल अभी तो करवा रहा हूँ, लेकिन जब आपका टैक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, जब आप इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स कंप्लीट करके बैठे होते हैं, एट दैट टाइम इसका सवाल का आंसर करना बड़ा इजी होता है। तो भाई पता है तो रोटी खा रहे हैं, चम्मच की आवाज लेके आ रहा है, माइक बंद कर ले यार। हेलो। ये ना मैं माइक म्यूट कर देता हूँ, वो ना हो इसकी अम्मी इसकी बेइज्जती कर रही है, और बाद में हमें सबको इंजॉयमेंट फील हो रही है कि तूने यार रोटी चला दी है, तेरे में हाथ बढ़ दांगी। अच्छा जी, ये उसने हमें टैक्स लॉस बताए हैं, हमने इनका ऑब्जेक्टिव बताना है, मकसद क्या है। पहला है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर हम हाई टैक्स रेट लगाते हैं, क्या मकसद होता है, क्या अचीव करना चाहते हैं। नंबर वन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने इंप्रूव करना होता है। नंबर टू, हमने लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होता है, और हमने लोकल गुड्स को प्रमोट करना होता है, हमने इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना होता है। देखो चार बेनिफिट्स हैं, कोई सा एक लिख दो नंबर मिल जाएंगे, इसका मतलब आप लोगों को तो आता है। ये होता है पीआरसी के फायदे। उसके बाद है जीरो रेटिंग अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। अभी हम सेल्स टैक्स पढ़ेंगे ना तो आपको जीरो रेटिंग समझ आएगी। लेकिन जीरो रेटिंग का मतलब क्या होता है कि टैक्स 0% पे चार्ज करना। इसका फायदा क्या होता है, क्या अचीव करना चाहते हैं हम, अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट, सेल्स टैक्स के रेट्स में कमी। अब आप खुद बताओ, सेल्स टैक्स का रेट इस वक्त हमारे मुल्क में 17% है। अगर 17% से रिड्यूस करके इसको 10% पे ले आ जाए तो क्या फायदा होगा हमारे कंट्री में। क्या महंगाई थोड़ी कम होगी, क्या चीजों की कीमतें रिड्यूस होंगी, क्या इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा। तो ये प्राइसेस की कीमतें कम करने के लिए, इन्फ्लेशन कम करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसको रिड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद है जो नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर कहते हैं वो लोग जो अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाते। वो वैसे भी 30 तारीख आ गई, रिटर्न मैंने भी जमा करानी है अपनी। अगर कोई नॉन फाइलर कैश डिपॉजिट करवाता है या कैश विड्रॉ करवाता है, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, लेकिन फाइलर जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है। सिंपल, गवर्नमेंट चाहती है कि आप नॉन फाइलर की बजाय फाइलर बन जाए, आप रिटर्न फाइल करें। ये अचीव करने के लिए उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलिडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री। मतलब वो इंडस्ट्री जो तामीरात में इन्वॉल्व है उनके लिए टैक्स हॉलिडे पीरियड इंट्रोड्यूस करवा दी है। इसका मतलब है कि इनको एक टाइम फ्रेम दे दिया कि अगर इस महीने से लेके इस महीने तक तुमने कोई कंस्ट्रक्शन की या कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, तुम्हें इसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तुम माफ हो, आजाद हो, जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी मौजे मार याशी कर। क्या अचीव करना चाह रही है, सिंपल कि मजीद लोग आए, मजीद लोग इस कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें और इसको प्रमोट करें जाए। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है, ये हॉलिडे इंट्रोड्यूस करवाई गई है। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टैक्स ज्यादा कर देना।
एक इसका इस्लामी एलिमेंट है, एक इसका एलिमेंट है जो इकोनॉमिक्स में आप मॉनेटरी पॉलिसी का पढ़ के आ चुके होंगे। अब आप में से मेजोरिटी आबादी वो भी होगी जिन्होंने पीआरसी नहीं की होगी, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं की होगी, जिनको मॉनेटरी पॉलिसी का और उसमें टैक्सेशन का इफेक्ट का नहीं पता होगा कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है और कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी क्या होती है। तो फिर आप इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी आंसर लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट चूंकि हराम होता है, रिबा है, तो इंटरेस्ट को मार्केट में, कंट्री में नेगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए हाई टैक्सेस लगा रही है गवर्नमेंट, ताकि लोग इंटरेस्ट इनकम जो है वो कम कमाएं और सूद का निज़ाम जो है वो हमारे मुल्क में ख़त्म किया जाए। उसके बाद है डिक्रीज इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल्स। अब आप ऑनलाइन बेच रहे हो, उसके ऊपर टैक्स रेट्स कम किया जा रहा है, क्या फायदा होगा, क्या गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है? अगर ऑनलाइन सेल्स है और ऑनलाइन सेल्स के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है, तो क्या गवर्नमेंट ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, ऑनलाइन वेंचर्स को प्रमोट करने के लिए ये काम कर रही होगी। उसके अलावा अगर कोई पर्सन जो है फ्रेश ग्रेजुएट्स को, बेरोजगारों को नौकरी देती है, फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करती है, उसको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, मतलब उसका टैक्स माफ किया जाएगा। क्या गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है इससे? ताकि मजीद लोग जो है उनको जॉब मिले और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ये काम कर रही है। अब ये गवर्नमेंट बड़ी चालाक है, सरकारी नौकरी उन्हें पता है मुश्किल है और हमारे मुल्क में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जाके इंडस्ट्री कंपनी से कह दिया कि तुम फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरी दे दो, हम तुम्हें इतने % टैक्स माफ कर देंगे। तो गवर्नमेंट अचीव क्या करना चाह रही है और किस तरह से कर रही है। उसके बाद लग्जरी आइटम्स के ऊपर हाई टैक्स रेट लगा देना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी इससे हो सकती है। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अलाउ कर देना। इससे गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है, ताकि मजीद जो R&D में इन्वेस्टमेंट है की जा सके और मजीद इन्वेस्टमेंट हो, उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ये अलाउ कर रही होती है। अब उसने हमें बता दिया है, हमने उसके ऑब्जेक्टिव जो है, जो उसके मकसद जो है, वो हमने क्या कर दिए यहाँ पे रिपोर्ट कर दिए। 5 नंबर का सर, इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, ये ऑटम 14 का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है। सवाल है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इज टू कलेक्ट रेवेन्यू। ये पैसे कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना एक प्राइमरी सिस्टम है, मकसद है। यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट अदर ऑब्जेक्टिव, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपने लिखने हैं, लिख लोगे। हमने ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हुए हैं, आप इसमें से कोई से भी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लिख सकते हैं, जो हम यहाँ पढ़ के आए हुए हैं, ये वाले। टैक्स एज मीन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, टैक्स एज मीन ऑफ डेवलपमेंट, ये तमाम नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इनको लिख सकते हैं। ये इसका जवाब है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखो स्प्रिंग 15 में सवाल आया है, और स्प्रिंग 15 का सवाल है स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अब डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में टैक्सेस का किस तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये भी हमने यहाँ पढ़ा है। ये देखें जी, ये टैक्सेस एज मीन ऑफ डेवलपमेंट है। यहाँ से 5 नंबर का सवाल है, कोई से 4 से 5 पॉइंट लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि हम इसको एज अ मीन्स ऑफ डेवलपमेंट के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद है 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है वो बताने हैं। आप सेल्स टैक्स कह देंगे, आप कस्टम ड्यूटी कह देंगे, आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी कह देंगे, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है ये आया हुआ है। अब ये स्प्रिंग में देखें, स्प्रिंग 15 में 10 नंबर का सवाल सिर्फ इस चैप्टर में से है जो हम पढ़ रहे हैं। ऑटम 15 में सवाल 3 नंबर का आया है, 3 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बताएं जो एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के लिए जरूरी है। अब हमने पढ़ा कैनन्स ऑफ कन्वीनियंस, कैनन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन है, सर्टेनिटी है, इक्वलिटी है, उसमें से कोई से 3 लिख के आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 नंबर का सवाल ऑटम 15 में आया। फिर स्प्रिंग 16 में सवाल आया, 5 नंबर का सवाल है जी, बिसाइड्स फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के खर्चे पूरे करने के अलावा
Taxation is also used to carry out the national objective and social and economic development. List any 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। तो अभी हमने बात की है, ये सवाल अब तीसरी दफा सवाल उसने पास पेपर में पूछा होगा, तो वही आंसर आपको लिखने हैं। अब स्प्रिंग 18 में 3 नंबर का सवाल आया है, टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एनी 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। ये लें जी, दोबारा नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव 4th टाइम इस चैप्टर में से रिपीट हो रहा है, कोई मसला नहीं है, हम पढ़ चुके हुए। ऑटोमेटिन में 4 नंबर का सवाल आया है, ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। तो ये आप इसमें से बता देंगे, आपके पास सेल्स टैक्स है, आपके पास एफईडी है, आपके पास कस्टम ड्यूटी है। जब आप सेल्स टैक्स को पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे, आप खुद ही इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे कि सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है क्यों है, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। उसके बाद एक और सवाल था, मेरे ख्याल से ये सवाल भी 5 नंबर का था, 9 नंबर का सवाल इस अटेम्प्ट में आया हुआ था कि द स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये उसने हमें केसेस बताए हैं, हमने इनके ऑब्जेक्टिव बताने हैं, क्या मकसद अचीव करना चाहते हैं। हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। हायर टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स को कम करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करना, ये इसका जवाब है। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन, जो अप्रूव इंस्टीट्यूशन है उसको टैक्स क्रेडिट्स दे देना। और डोनेशन के लिए, तो डोनेशन कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन, डेवलपमेंट के लिए, नॉन जो आपके डेवलप्ड एरिया हैं उसके लिए, टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, जो रेटिंग एक्सपोर्ट्स के लिए। तो यही सवाल, ये देखें, ये आपका ऑटम 21 में भी सवाल आया है और ऑटम 18 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, और ये सवाल एज इट इज एग्जाम्पल की फॉर्म में भी गिवन है, तो पास्ट पेपर में यही है। उसके बाद ऑटम 19 का सवाल है, 3 ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शनल, और वो जो है था अपना बेनिफिट प्रिंसिपल। ये 3 प्रिंसिपल हैं, ये आपने एक्सप्लेन करने हैं। फिर 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अब देखें ऑटम 19 में भी 9 नंबर का सवाल इसमें से आया, तो सवाल रिपीट ही हो रहे हैं। फिर स्प्रिंग 21 में 5 नंबर का सवाल है, टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स फॉर गवर्नमेंट, स्टेट एनी 5 वेज विच टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये भी सवाल नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है, और ये 5 नंबर का सवाल जो है वो हमें पेपर में गिवन है। तो इसका मतलब नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ये कॉमन क्वेश्चन है, और उसके अलावा ये काइंड्स ऑफ टैक्सेस जो है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में से जितने पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं वो हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं, और ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये जो हमारा ग्रेड था, पहला ग्रेड, उस पहले ग्रेड की जो वेटेज 5-10 नंबर की है, उसमें हमारा ये चैप्टर जो है वो हमारा डन होता है। तो चैप्टर हमारा पहला कंप्लीट हो गया। आपका एज पर आवर स्केड्यूल कल इंशाल्लाह हम सेल्स टैक्स को स्टार्ट करेंगे। इसका क्विज मैं आज शेयर करना था, बट इसका क्विज जो है वो मैं कल शेयर करूँगा, ताकि आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद क्विज करने का आपको फायदा हो। ठीक है जनाब, तो चैप्टर हमारा ये खत्म हो गया। जब तुम सेल्स टैक्स पढ़ोगे ना, तुम्हें चलेगा पता कि सेल्स टैक्स पे सारा फायदा कस्टमर को ही होता है। सेल्स टैक्स रेट कम करने का फायदा कस्टमर्स को है, कंपनीज को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। सेल्स टैक्स कंपनीज नहीं पे करती, सेल्स टैक्स हमेशा कस्टमर पे करता है। सेल्स टैक्स कम हो ज्यादा हो, कंपनी को उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कल हम सेल्स टैक्स से स्टार्ट करेंगे, और आपको समझ लग जाएगी कि सेल्स टैक्स कितना बड़ा जुल्म है हमारे मुल्क में गरीबों के साथ। जी जनाब, पहला चैप्टर कंप्लीट, डन। मुश्किल था? कल हम सेल्स टैक्स स्टार्ट करेंगे, 30 नंबर है।
और वो मैंने 30 नंबर आपके फिंगर टिप्स पे लेके आने, फिंगर टिप्स के ऊपर, चाहे मुझे सेल्स टैक्स आप लोगों को 2 दफा कराना पड़े। और इवन अगर आपने ओरिएंटेशन देखी हो, आप लोगों को सेल्स टैक्स 2 से 3 दफा करवाना भी है मैंने। तो ये आपने चीज याद रखनी है, ठीक है। सेल्स टैक्स में से अगर तुम्हारे 30 नंबर सिक्योर हो गए तो यकीन मारो मेरिट सर्टिफिकेट पक्का है। देखो पास तो बहुत दूर इजी हो गया ना, पास तो हमने यूं कर लेना है। अब कहानी पास से ऊपर की लेके चलनी है। तो 30 नंबर अगले 15 डेज, 30 नंबर 2 हफ्ते रगड़ा लगाऊंगा। वो जो है था ना वो शहबाज गिल वाला, रंधा फेर दूंगा आप लोगों को जो उसको रंधा फिरा था। 30 नंबर हमने एट एवरी कॉस्ट सिक्योर करने हैं कि आपको सोते उठते बैठते जागते, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, सोने के बाद, जागने से पहले सेल्स टैक्स आपके ख्वाबों में आना चाहिए। आपके हर मतलब दिमाग में सेल्स टैक्स होना चाहिए। 30 नंबर हर बच्चे ने सिक्योर करने हैं, theoretically as well as numerically from the sales tax। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। दुआओं में याद रखिएगा। ये कल बताऊंगा मोहतरमा आपको कि पीआरसी में आपने क्या पढ़ा हुआ था। कल तुम्हें मैं बताता हूँ फिर। ठीक है जी, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।